the next thing that we have to cover up is source documents. अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो पहली बात है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्काउंट्स दो किस्म के होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट जो कि बल्क परचेज में मिलता है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट जो कि प्रॉप पेमेंट पे आपको मिलता है या आप देते हो. और ये इस तरीके से होता है कि अगर आपके नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 7 दिन का है और आप कस्टमर को कह रहे हो या लेट्स से आपका सप्लायर आपको कह रहा है कि मैं अगर तुम मुझे 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं तुम्हारी कॉस्ट के ऊपर तुम्हें 2% का डिस्काउंट दे दूंगा. तो इसके अंदर हम अगर सामने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. अगर हमारा सप्लायर अभी ये डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव है जो कि बिजनेस के लिए एक अदर इनकम है. और जो आपकी इसके अंदर जो कैश डिस्काउंट होता है वो आपने पढ़ा था कि वो रिकॉर्ड भी होता है एज एक्सपेंस एंड एज इनकम. अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, अगर हमें मिल रहा है तो इनकम है. वेयर एज जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता. सो नाउ जो आज हमें असल चीज कवर अप करनी है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो हमें ये सीखना है कि भाई अगर हम एक बिजनेस करना चाहते हैं सो व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस टू ऑपरेट. तो आशिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर आज तुम्हें एक बिजनेस करना है तो किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे? स्नीकर्स. अगर स्नीकर्स का, ठीक है, अगर तुम्हें स्नीकर्स का बिजनेस करना है तो तुम क्या करोगे? अब चलो ठीक है, तुमने स्नीकर्स का बिजनेस करना है, लेट्स से यू हैव द मनी. यू हैव द मनी, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होगा स्नीकर्स का बिजनेस करने के लिए? बाय करूंगा. बाय करोगे, शाबाश. स्नीकर्स खरीद, भाई स्नीकर बेचना है तो स्नीकर बेचने के लिए मुझे बाय भी तो करना है, खरीदने पड़ेंगे. खरीदने के लिए क्या करोगे? बल्क में बाय करूंगा. बस बल्क में तो बाय करोगे लेकिन क्या मतलब क्या करोगे बल्क में बाय करने के लिए? किधर जाओगे, क्या करोगे? सप्लायर्स सप्लायर्स से सप्लायर से क्या करोगे? बाय करेंगे. परचेज पहले तो करेंगे. कांटेक्ट कांटेक्ट करोगे ना. परचेज तो बात की बात है, ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन ही जाके तुम सप्लायर से, अगर तुम बल्क में बाय कर रहे हो, अगर कुछ पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम पहले दिन ही तो जाके किसी भी रैंडम सप्लायर से तो बाय नहीं कर लोगे. ऑब्वियसली यू आर देयर टू हम्म. डू बिजनेस. तो देखोगे कौन सा सप्लायर सबसे अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है, कौन सा सप्लायर सबसे अच्छी क्रेडिट टर्म्स ऑफर कर रहा है, कौन सा सप्लायर ऐसा है जिसका मार्केट में लाभ अच्छा है, कौन सा सप्लायर ऐसा है जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है. तो ये सारी चीजें चेक करोगे या नहीं करोगे? या ऐसे ही करेंगे. जाके किसी भी रैंडम सप्लायर से उठा लोगे? सारी चीजें चेक करोगे ना. सो व्हाट यू विल डू, हम्म. लेट्स से अगर आज तुमने सोचा कि मैंने स्नीकर्स का बिजनेस करना है तो तुम जाओगे किसी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो लेट्स से तुमने सोचा क्या मैंने चाइना से स्नीकर्स मंगवा लो. चाइना से स्नीकर्स सारे जो सप्लायर्स है वो मुझे alibaba.com के ऊपर मिल जाएंगे, या और भी सोर्सिंग की वेबसाइट्स होती है जिसमें से फेमस अलीबाबा है, तो अलीबाबा के ऊपर मुझे सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे. तुम अलीबाबा के ऊपर जाओगे, उसके ऊपर लिखोगे स्नीकर्स, और तुम्हारे पास स्नीकर्स के जो मल्टीपल चाइनीज सप्लायर्स है वो आ जाएंगे. सो व्हाट यू विल डू नाउ, you will request a quotation. You will request a quotation. और request for quotation क्या होती है कि आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे, अगर अब तुम क्या बताओगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर, तो बोलोगे कि मुझे 1000 पीसेस ऑफ स्टिकर चाहिए, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट साइजेस के अंदर. तो फिर साइज चार्ट भी बताओगे कि मुझे इतनी क्वांटिटी लेट्स से 7 नंबर के स्टिकर्स की चाहिए, इतनी क्वांटिटी 8 साइज के स्टिकर्स की चाहिए, इतनी लाइट साइज के स्टिकर की चाहिए. अगर तुम्हारी कोई स्पेसिफिक कलर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताओगे. अगर तुम्हें अपनी कंपनी का ब्रांड लोगो प्रिंट करवाना है उस स्टिकर्स के ऊपर तो वो भी बताओगे. सारी इन्फॉर्मेशन देके तुम उस सप्लायर से क्या कहोगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करोगे कि इन रिक्वायरमेंट्स को क्या आप पूरा कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो मुझे जरा कोटेशन दे दे कि आपकी प्राइसेस क्या होगी, और जो जो चीजें मैं मांग रहा हूँ क्या वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती. द फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. When the buyer is searching for the goods to be bought, he sends request for quotation to all possible vendors, asking them to provide details of all the अवेलेबल प्रोडक्ट्स. सप्लायर के पास जब वो तुम्हारी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आएगी तो वो सब चीजें देखेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा और तुम्हें एक कोटेशन बना के भेजेगा कि ठीक है आशिर ये 1000 यूनिट्स आपको XYZ अमाउंट के पड़ेंगे और हम ये काम आपके लिए कर सकते हैं, इतने टाइम के अंदर आपको डिलीवरी दे सकते हैं, आपका लोगो प्रिंट हो जाएगा, हमारे क्रेडिट टर्म्स क्या है, ये सारी चीजें वो कोटेशन के अंदर आपको बता देंगे. तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको अब मिलेगा सप्लायर की तरफ से वो होगा कोटेशन का. इट इज द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर गिविंग डिटेल्स of the all available products, their price, color, quantity, type, size, availability of trade and cash discount. कि भाई अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो हम आपको कितना ट्रेड डिस्काउंट देंगे और कितना कैश डिस्काउंट देंगे, अलॉन्ग विद द क्रेडिट टर्म्स एज वेल. उसके अंदर क्रेडिट टर्म्स भी मेंशन होती है कि हम आपको 30 दिन का क्रेडिट दे देंगे या 5 दिन का क्रेडिट देंगे या हम क्रेडिट नहीं देंगे, जो भी उनकी टर्म्स है वो. देन आपके पास मल्टीपल कोटेशंस आ जाएगी तो अब आप डिसाइड करोगे कि यार ये वाला सप्लायर जो है, एक पर्टिकुलर सप्लायर उसकी प्राइसेस भी अच्छी है,
इसकी मार्केट में, इसका मार्केट में नाम भी है, ये मुझे क्रेडिट टर्म भी दे रहा है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या फैक्टर्स है जो कि आपको ज्यादा सूट करता है, आप एक सप्लायर सेलेक्ट करोगे और उसको परचेज ऑर्डर दे दोगे। इट इज सेंड बाय द बायर टू द सेलर, आइडेंटिफाइंग द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर, कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी के अंदर इस कलर का, इस साइज के इतने स्नीकर्स जो है वो आप मेरे लिए बना दो, और फिर जो भी पेमेंट होगी वो आप कर लोगे। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, इनवॉइस। इट इज यूज एंड क्रेडिट परचेज, कि जब आप उस सप्लायर को परचेज ऑर्डर दे दोगे तो वो जाहिर सी बात है आपको परचेज ऑर्डर से उसके बाद सबसे पहले आप प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही आपको क्या भेज देगा, आपको सेल्स इनवॉइस भेज देगा कि भाई ये आपका बिल बनेगा, और उसके अंदर जो है वो सारी चीजें मेंशन होगी कि कितनी क्वांटिटी और क्या टोटल अमाउंट है जो आपने पे कर ली है। देन उस इनवॉइस के साथ, उस सेल्स आपकी इनवॉइस के साथ वो आपको जब गुड्स डिलीवर कर देगा, तो जब गुड्स डिलीवर हुए आपके पास सेल्स इनवॉइस भी आ गई, गुड्स भी आ गए, तो अब आप उसको क्या भेजोगे, अब आप उसको भेजोगे गुड्स रिसीव लोड, जिसको हम GRL भी कहते हैं। इट इज सेंड बाय द बायर टू द सेलर एक्नॉलेजिंग दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। क्योंकि अगर आपने चाइना से, लाइक से पाकिस्तान में या सऊदीया में गुड्स मंगवाए हैं, तो आप गुड्स आने के बाद उसको एक GRL गुड्स रिसीव लोड भेजोगे। वंस गुड्स रिसीव लोड आ जाएगा तो अब उसको पता है कि भाई जो गुड्स मैंने डिलीवर कर ले तो वो डिलीवर हो गए, तो अब अगला बंदा आपको क्या भेजेगा, अब अगला बंदा जो आपका सेलर है, ओके, इस केस में आप बायर हो और जिससे आप माल खरीद रहे हो वो सेलर है, तो सेलर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेगा। ये बहुत एक रिपीटेड सा पूछा हुआ पेपर्स के अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि पूछने को आता है। और इसका मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर एवरी टाइम द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम इज कंप्लीटेड। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोज द समरी, ये वर्ड समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या बताता है, समरी बताता है किस चीज की, ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर एट द अमाउंट ओड बाय बायर। अब आपको सेलर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेगा जिसपे बोलेगा ठीक है भाई बहुत मुबारक हो, आपको आपके गुड्स मिल गए, ये हमारी टोटल ट्रांजेक्शन है, इतनी अमाउंट है जो कि आप मुझे ओ करते हो, और अगर उसकी स्पेसिफिक डेट टाइम पीरियड होगा तो वो भी वो उसके साथ मेंशन कर देगा। देन सर मैं स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ अकाउंट। वाला नहीं समझा। फोर्थ वाला तो आसान अ, है, सेल्स परचेज इनवॉइस भाई, नहीं, अगर ये तो इनवॉइस सिर्फ, हाँ, पहले पेमेंट होती है, फिर नहीं नहीं आता है ना वो, गुड्स। नहीं जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा पहले क्यों नहीं हो पेमेंट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर, मैंने आपको बताया था ना, कि ज्यादातर बिजनेस होते हैं वो क्रेडिट के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे हम एक अच्छा, क्रेडिट तो वो बिजनेस को इनवॉइस लेके देते हैं चल रहे पहले। हैं। बिल्कुल वो इनवॉइस देता है आपको, नहीं इनवॉइस पहले नहीं देते, मतलब ये समझ लो कि जैसे गुड्स आए वैसे इनवॉइस और आएगी ना भाई। अच्छा। जैसे हाँ। आप दुकान पे जाके शॉपिंग करते हो तो जैसे ही आप गुड्स खरीदते हो आपको बिल मिलता है ना, तो बिल जो होता है वो नॉर्मली कैश पेमेंट्स के लिए होता है, उसको हम रिसीट कहते हैं। अगर आप कैश पे कर दो ना गुड्स रिसीव करने के साथ, तो उसको हम कहते हैं रिसीट, कि आपने पैसे दे दिए और उस पैसे के बदले में जो आपको डॉक्यूमेंट मिला वो रिसीट कहलाता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट के ऊपर गुड्स रिसीव कर लिए है और अभी आपने पैसे नहीं दिए, तो अब जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपके लिए परचेज इनवॉइस है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं, और जिस बंदे ने बेचे हैं उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो सेल्स इनवॉइस है। तो इनवॉइस, इसको तुम एक समझ लो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रिसीव होगा जब आपको गुड्स रिसीव होगे, इंडिकेटिंग द अमाउंट, इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ बिल, कि आपने कितने पैसे सेलर को जो है वो पे कर लिया है। तो ये आपको बताएगा सेल्स इनवॉइस और परचेज। ठीक है। सही। देन आपके पास जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आ गई, आपने कंटेनर खुलवाया, आपके पास गुड्स थे, अब ये जो है ना, ये बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट के अंदर। तो सर इसको स्टेटमेंट ऑफ समझने का अकाउंट आसान रिपीट कर तरीका मैं अभी सकते बताता हूँ आपको। हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट समरी बताएगा कि भाई सेलर बोलेगा कि आपसे मेरी इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, बायर को भेजेगा, कॉल भेजेगा, सेलर भेजेगा, ये बताते हुए कि हमारी इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, इतनी अमाउंट है जो कि अब आपने मुझे पे कर दिया, तो बराए मेहरबानी इसको हमारी जो क्रेडिट टर्म पीरियड डिसाइड हुआ था उसके अंदर अंदर क्या कर दो, उसके अंदर अंदर इसको आप पे कर दो। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज वेरी सिंपल। इसके अंदर आपको जो वर्ड याद रखना है वो समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस का रखना अच्छा। है, और दूसरी बात ये याद रखिए कि इट विल बी सेंड बाय द सेलर टू द बायर। देन सही। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो डेबिट नोट है। अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास गुड्स आए और तुमने ये रिकॉग्नाइज किया कि यार इसमें से कुछ गुड्स तो फॉल्टी है, इट्स क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी के आपके कुछ गुड्स जो हमेशा कंटेनर आए उसमें से फॉल्टी निकले, तब आप फॉल्टी गुड्स तो अपने पास रखोगे नहीं, फॉल्टी गुड्स आप क्या कराओगे, रिटेल कराओगे। अब जरा आशीष यहाँ पे समझना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को याद रखने का तरीका क्या होता है। तो भाई जब तुमने ये रियलाइज किया कि गुड्स तो क्या है, गुड्स तो यार डैमेज है, तो अब तुम क्या करोगे, कुछ जितने भी गुड्स डैमेज है वो सप्लायर को वापसी भिजवा दोगे। जब तुम सप्लायर को गुड्स वापसी भिजवाओगे तो मुझे बताओ आशीष, तुम सप्लायर के अकाउंट को, जो तुम्हारा ट्रेड पेबल है, उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही है, कब हो रही है, जब तुम परचेज रिटर्न कर रहे हो तो
क्या तुमने सप्लायर को ज्यादा पैसे देने परचेज रिटर्न की वजह से, या कम पैसे देने? क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा? सप्लायर का अकाउंट जो ट्रेड पेबल है, क्रेडिट होगा अगर परचेज रिटर्न करा रहा हूँ तो? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि लाइबिलिटी जो एक्चुअली तुम्हारा ट्रेड पेबल है, जो तुम्हारा सप्लायर है, उसके अकाउंट को क्या करोगे? सर दोबारा से पूछ सकते हैं? भाई आपने गुड्स रिटर्न करा रहे हो, कुछ गुड्स फॉल्टी है, अब आप कुछ गुड्स रिटर्न करा रहे हो, तो आपका जो सप्लायर हाँ का जो हाँ। अकाउंट है, जो आपका ट्रेड पेबल है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस परचेज रिटर्न की वजह से आप अपने ट्रेड पेबल के अकाउंट को, अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाओगे या कम करोगे? अगर गुड्स रिटर्न की है तुमने, कम करेंगे। कम करोगे तो लाइबिलिटी को कम किस साइड पे करते हैं? मतलब ट्रेड पेबल को क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करोगे। तो अब इससे तुमने, इस डबल एंट्री से तुमने याद रखना है कि तुम जो, अगर तुम एज अ परचेजर क्या कहते हैं अपने गुड्स रिटर्न करा रहे हो, तो क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तुम ट्रेड पेबल को डेबिट करोगे, तो तुम उसको कौन सा नोट भेजोगे? तुम उसको डेबिट नोट भेजोगे। इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर तो आपने खुद एज अ परचेजर गुड्स रिटर्न करा है, तो आप देखो कि आपकी जो ट्रेड पेबल है, उस ट्रेड पेबल के अकाउंट को क्या कर रहे हो। अगर ट्रेड पेबल का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप नोट कौन सा भेजोगे उसको, ट्रेड पेबल को? आप जो आपका सप्लायर उसको कौन सा नोट भेजोगे, उसको आप डेबिट नोट भेजोगे। तो यहाँ पे देखो, हम्म। आपने जब डबल एंट्री, जब आपने गुड्स रिटर्न कराए, तो आपका परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, और ट्रेड पेबल क्या हुआ? मेरा फोकस ट्रेड पेबल पे, सप्लायर के अकाउंट को मैंने क्या किया, ट्रेड पेबल के अकाउंट को क्योंकि मैंने डेबिट कर दिया है, तो एज अ बायर मैं अपने सप्लायर को कौन सा नोट भेजूंगा? मैं एज अ बायर अपने सप्लायर को डेबिट नोट भेजूंगा अलॉन्ग विद द गुड्स। जो मैंने बोला गया 50-60 यूनिट जो स्टिकर के खराब थे, मैंने उसको रिटर्न किए, वापसी भेजे, और उसके साथ मैंने कौन सा नोट भेजा? डेबिट नोट भेजा। अच्छा, अब जब जो हमारा सप्लायर था, जो कि सेलर था, जब उसके पास गुड्स को रिसीव हो गए, और उसके पास डेबिट नोट भी रिसीव हो गया, और उसने देख लिया कि हाँ यार ये गुड्स तो वाकई फॉल्टी है, तो अब वो आपको बताने के लिए कि हाँ जी मैंने जो आपने गुड्स रिटर्न किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, क्योंकि या तो वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, नॉर्मल केसेस में हम ये कहेंगे कि भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब उसने वो गुड्स एक्सेप्ट हाँ। कर लिए, क्योंकि उसने देखा कि हाँ यार ये गुड्स तो वाकई फॉल्टी थे, और ये गुड्स के अंदर तो बड़ा मसला था, दे वर नॉट एज पर योर स्पेसिफिकेशन। तो अब मुझे ये बताओ आशिर कि वो वहां बैठा हुआ सप्लायर, अब सप्लायर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सोचो, सप्लायर के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे अकाउंट को सप्लायर क्या करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा? तुम सप्लायर के लिए कॉल हो, ट्रेड रिसीवेबल हो के नहीं हो, उसने तुम्हें अगर क्रेडिट पे ट्रेड माल रिसीवेबल है, बेचा है, हाँ। बिल्कुल हो, तो अब अगर उसके नजदीक, उसके नजरिए से देखो, तो उसकी तो सेल रिटर्न हुई है, तो क्या वो सेल रिटर्न की वजह से ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाएगा या कम करेगा? ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाएगा, कम करेगा। हाँ बिल्कुल। क्या तुमने तुमने जब उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, तो क्या अब उसको तुमसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं? उसकी तो सेल रिटर्न आ गई है। सर मैं हम तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं ना सर। लाइक हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं ना, एक कुछ अब अगला बंदे का पर्सपेक्टिव भी तो समझ आना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि हम हाँ आना तो एक ही चाहिए। लकीर के फकीर थोड़ी है हम लोग के, बस जिस रास्ते पे चल रहा है उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है भाई। हम्म। अब अगर तुम सोचो, मैं अगर लेट से सप्लायर था और मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, तो मैंने जब तुम्हें गुड्स बेचे थे तो क्या एंट्री बनाई थी? मैंने तुम्हें गुड्स बेचे थे, मैंने सेल्स क्रेडिट, आशी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, अल्लाह अल्लाह खैर चला। अब जब मेरे पास गुड रिटर्न हाँ हो गए, तो मैं क्या डबल एंट्री बनाऊंगा? सेल रिटर्न को डेबिट करूंगा, और जो आशीष, जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल जो एसेट था, क्योंकि वो कब हो रहा है, अगर लेट से पहले मुझे आशीष से 1 लाख रुपए मिल लेते, लेकिन अब क्योंकि 50,000 की कुछ रिटर्न आ गए, तो मैं 50,000 से आशीष के अकाउंट को कम करूंगा। तो ट्रेड रिसीवेबल जो कि एसेट है, जब वो कम होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा, बिकॉज वी लो के एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। अब जो वो सप्लायर है, वो अपने पास क्या एंट्री बनाएगा? सप्लायर अपने पास एंट्री बनाएगा सेल रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो सप्लायर के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, तो उसने हमारे अकाउंट को क्या किया? उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो अब वो हमें कौन सा नोट भेजेगा? वो हमें क्रेडिट नोट भेजेगा, ये बताने के लिए कि मैंने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड द रिटर्न जो कि आपने मुझे भेजी थी। और आप उसके अकाउंट को डेबिट करके क्या बता रहे थे कि भाई मेरी लाइबिलिटी, आप मेरी लाइबिलिटी हो, मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। कब कर दिया है? क्यों? क्योंकि ये गुड्स फॉल्टी थे, तो इस वजह से आपने डेबिट नोट भेजा। और वो अगला बंदा ये आपको इंश्योर करने के लिए कि हाँ भाई आप सही थे, और मैंने भी आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि आप मुझे आपसे उतने थोड़े कम, जितने भी कम पैसे मिल रहे हैं, उतनी अमाउंट से मैंने आपका आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। वो आपको कौन सा नोट भेजेगा? वो आपको क्रेडिट नोट भेजेगा।
सो एज अ बायर आप सामने से डेबिट नोट भेजते हो बिकॉज आप अपनी लाइबिलिटी कम करते हो तो उसके वक्त डेबिट करते हो, और एज अ सेलर जब उसके पास वो डेबिट नोट आता है तो वो कौन सा नोट इशू करता है, वो क्रेडिट नोट इशू करता है। लेकिन एज अ बायर आपको वो क्रेडिट नोट क्या होता है, रिसीव हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल होती है। सबसे पहले द बायर सेल्स द डेबिट नोट इंडिकेटिंग द सप्लायर कि पहले आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि आप मेरी लाइबिलिटी थे, और अब क्योंकि मैं आपको गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने आपको XYZ जितनी भी अमाउंट कम पे करनी है उतने अमाउंट से मैंने आपका अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपकी लाइबिलिटी को कम कर दिया है। As soon as the seller would receive the debit note, he would said what he would send a credit note indicating the buyer कि भाई पहले भी आपके जो मेरे पास, क्योंकि आप एज ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्डेड थे, एसेट थे, तो जितनी भी अमाउंट अब मुझे कम मिलेगी मैंने उतनी अमाउंट से आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और वो कौन सा नोट भेजेगा, वो क्रेडिट नोट भेजेगा, और यहाँ पे साइकिल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सो द बायर विल सेंड द डेबिट नोट टू मेक परचेज रिटर्न एट द सप्लायर विल सेंड द क्रेडिट नोट टू मेक सेल रिटर्न। तो एक्सेप्ट कि भाई आप पहली भी जो है वो जो मैंने सेल की थी वो क्वालिटी थी और मैंने अपने पास उसको सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस बात को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये देखो दोनों पर्सपेक्टिव से। अगर डेबिट नोट भेज रहा है तो परचेजर जो बायर था उसके पर्सपेक्टिव से देखो, अगर तो क्या कहते हैं गुड्स जो आपके गुड्स रिटेल हुए, अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है तो फिर आप ये देखो कि जिस बंदे को जो गुड्स रिटेल हुए हैं उससे क्या डबल एंट्री बनाई अगले बंदे के लिए, जो अगर लेट से मैं एज अ बायर अपने जब ट्रेड पेबल को अपने सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ तो मैं डेबिट नोट भेज रहा हूँ। अगला बंदा जो सप्लायर है अगर वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि मैं उसके लिए एसेट था, तो वो मुझे कौन सा नोट भेजेगा, वो मुझे क्रेडिट नोट भेजेगा। और जैसे ही ये डेबिट नोट सेंड होगा और क्रेडिट नोट रिसीव हो जाएगा मुझे, तो मेरी जो ट्रांजेक्शन थी रिटेल करवाने की, गुड्स को रिटेल करवाने की, वो पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? आशर बात समझ आई है? हम्म, सर हम दोनों एस्पेक्ट से क्यों देखते हैं? दोनों एस्पेक्ट से इसलिए देखते हो इजी क्योंकि भी आपको दिखना, याद रखना है, समझने आपको के लिए। याद रखना है एग्जैक्टली। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि डायरेक्ट डेबिट डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, तो चांसेस आर यू विल फॉरगेट कि थोड़े दिनों बाद में तुमसे दोबारा पूछूंगा डेबिट नोट नोट कॉल भेजता है तो तुम कंफ्यूज हो रहे कॉल भेजता है। इस वजह से मैंने तुम्हें ट्रांजेक्शन के थ्रू बताया कि भाई ये देखना है कि बायर क्या अपने पास डबल एंट्री मेंटेन रिकॉर्ड करेगा गुड्स रिटर्न कराते वक्त, और सेलर क्या डबल एंट्री रिकॉर्ड करेगा अपने पास गुड्स जब उसको रिटर्न होंगे रिकॉर्ड करते वक्त। और उन एंट्री से आपने याद रखना है कि जब बायर क्योंकि सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहा है तो इस वजह से वो डेबिट नोट भेजेगा, और क्योंकि जो सप्लायर है, जो सेलर है, क्योंकि वो एज अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है तो वो कौन सा नोट भेजेगा, वो क्रेडिट नोट भेजेगा। सिर्फ याद रखने के लिए डबल एंट्री से पढ़ाया है ताकि तुम्हें ये लॉन्ग टर्म पे याद रहे, वरना बच्चे चीज भूल जाते हैं कि कब डेबिट नोट जाएगा कब क्रेडिट नोट जाएगा, और वो कहते हैं कि एक दो मार्क्स के लिए आएगा तो हमें याद रखने की जरूरत भी क्या है। लेकिन इट इट विल बी गुड कि तुम इसको याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन में हो रहा होता है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन में चल रही होती है। इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ गुड्स रिटर्न सेल रिटर्न भी हो रही होती है, परचेज रिटर्न भी हो रही होती है। दैट इज वाई आपका जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है वो मेंटेन बिजनेस के अंदर हो रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कब डेबिट नोट भेजना है और कब आपको क्रेडिट नोट भेजना है। अगर आप परचेज रिटेल करा रहे हो तो यू शुड सेल व्हाट, यू शुड सेट व्हाट, यू शुड सेट डेबिट नोट। लेकिन अगर आपके पास कुछ सेल रिटेल आई है तो अब आप उस सेल रिटर्न के बदले में क्या भेजोगे, आप उस सेल रिटर्न के बदले में क्रेडिट नोट भेजोगे। तो सर आप एक इट्स और नॉट क्विक जस्ट दैट एग्जांपल दे सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया क्रेडिट। ये अब देखो लेट से तुम्हारी वाली एग्जांपल, तुमने गुड्स खरीदे थे कितने के, 1 लाख के। 1 लाख के गुड्स हाँ हाँ खरीदे थे तो तुमने क्या अकाउंट बनाया होगा, तुमने डबल एंट्री बनाई होगी भाई, परचेजेस डेबिट 1 लाख से। हाँ। हम्म। और तुमने बोला होगा कि रेट से मिस्टर है कि जो हमारे ट्रेड पेबल है वो क्रेडिट कितने से, 1 लाख से, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हाँ लाइबिलिटी बढ़ गई, अब उसको 1 लाख रुपए वापसी करना। ठीक है। सही है। अब क्योंकि तुमने परचेज तो कर ली, लेकिन परचेज करने के थोड़े दिनों बाद तुमने रियलाइज किया कि इसमें से कुछ गुड्स तो यार खराब है। तो अभी ये किसके लिए, ये किसकी बुक्स मेंटेन हो रही है, या आशिर की बुक्स मेंटेन हो रही है। ठीक है, आशिर एंड को की हाँ बुक्स मेंटेन हो रही है, आशिर एंड कंपनी की बुक्स मेंटेन हो रही है। अब जब आशिर ने रियलाइज किया कि भाई इसमें से कुछ गुड्स तो फॉल्टी है, तो आशिर ने बोला कि 20,000 के गुड्स तो मैं मिस्टर एक्स को रिटेल कराऊंगा। तो अब आशिर जब सही गुड्स है। रिटेल करा रहा है तो आशिर क्या कर रहा है, आशिर मिस्टर एक्स के अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी कब हो रही है। मैं अगर पहले पहले 1 लाख दे रहे थे तो अब मैं अगर 20,000 के गुड्स रिटेल करवा रहा हूँ तो मैं 20,000 कब दूंगा ना, मैं 1 लाख क्यों, 1 लाख की ऑब्लिगेशन तो रही नहीं रही मुझ पे, अब तो मुझ पे सिर्फ जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी ऑब्लिगेशन रही। तो जितने से मेरी ऑब्लिगेशन कम हो रही है उतने से मैंने मेरी लाइबिलिटी को मिस्टर एक्स ट्रेड पेबल को कम कर दिया, और परचेज रिटर्न क्योंकि मैंने कराई है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। अब जो उसके साथ डॉक्यूमेंट मैं भेजूंगा, क्योंकि मैं मिस्टर एक्स के अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ,
मैं मिस्टर एक्स के हाँ अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, तो मैं मिस्टर एक्स को कौन सा नोट भेजूंगा, मैं मिस्टर एक्स को यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के साथ साथ आशिर विल सेंड, क्योंकि आशिर ने मिस्टर एक्स के अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया है, तो आशिर विल सेंड डेबिट किया। डेबिट नोट। तो आप कौन सा हाँ नोट कौन सा भेजोगे मिस्टर एक्स को, डेबिट नोट भेजोगे टू मिस्टर एक्स। ये हो गई आशिर की तो तरफ से डेबिट बात नोट तब कंप्लीट। भेजते अब हैं जब ट्रांजैक्शन हो गई। हाँ मतलब जब ट्रांजेक्शन नहीं हो गई, ये तो आप रिटर्न करा रहे हो ना, तो रिटर्न जब आपने गुड्स रिटर्न भेजोगे कंसाइनमेंट के थ्रू, तो उसी के साथ आपने डेबिट नोट भी भेज दिया होगा उस बंदे को जो आपका सप्लायर है, कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और डेबिट करने का क्या मतलब है, क्योंकि आप मेरी लाइबिलिटी थे, तो मैंने अगर आपके अकाउंट का डेबिट कर दिया, इसका मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी को, अपनी ऑब्लिगेशन को कम कर दिया। अगर पहले मैंने आपको 1 लाख देने थे, तो अब मैंने आपको 20,000 कम दे ले, यानी कि जब मैंने आपको लेट बैलेंस देखा जाए तो सिर्फ 80,000 पे कर ले। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। क्लियर है। अब अब क्लियर है, हाँ। दूसरी पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, अगर मिस्टर एक्स के पर्सपेक्टिव से सोचे, तो मिस्टर एक्स क्या कर रहे होंगे, मिस्टर एक्स ये रहे। अब जब आशिर को मिस्टर एक्स ने गुड्स बेचे होंगे, तो मिस्टर एक्स की एंट्री बनाएगा, मिस्टर एक्स एंट्री बनाएगा कि मिस्टर एक्स के नजरिए से तो सेल हुई है, तो मिस्टर एक्स बोलेगा सेल्स 1 लाख से क्या क्रेडिट। और आशिर जो कि मिस्टर एक्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल है, उसको क्या कर देगा, आशिर एंड कंपनी को, वो जो कि ट्रेड रिसीवेबल है डेबिट उसको, कर। क्योंकि एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। देन आपके पास जब गुड्स, अब उसके पास 2-4 दिन बाद जब वो गुड्स रिटर्न आ गए, तो मिस्टर एक्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसको तो सेल रिटर्न मिली है, तो वो सेल रिटर्न को क्या करेगा, हाँ डेबिट करेगा, क्योंकि सेल रिटर्न बढ़ रही है, तो सेल रिटर्न को बोलेगा 20,000 से रिटर्न आई है, तो 20,000 से सेल रिटर्न डेबिट। और क्योंकि अब आप उसको आशिर से जो ट्रेड रिसीवेबल जो उसका एसेट था, उससे 1 लाख नहीं मिल रहा है, अब उसको जो जितने के गुड्स रिटेल हो गए उतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अपने ट्रेड रिसीवेबल आशिर को, जो तो उसके लिए एसेट कब करेगा, कब किस सर्विस करेगा, डेबिट क्रेडिट पे करेगा, तो 20,000 से वो आशिर के हाँ। अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। लेकिन जब वो क्रेडिट करेगा, तो वो कौन सा नोट भेजेगा, यहाँ पे जब वो क्या कहते हैं अपने सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करेगा, तो मिस्टर एक्स भी एक नोट भेजेगा। मिस्टर एक्स आशिर के अपने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट। मिस्टर एक्स ने आशिर जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया है, तो मिस्टर एक्स विल सेंड अ क्रेडिट नोट, सेंड अ क्रेडिट नोट टू आशिर। और यहाँ पे जो है आपकी आशिर एंड कंपनी को वो जब फिर क्रेडिट नोट इधर भेज क्रेडिट देगा, करने का क्या तो होता है? यहाँ पर इधर क्रेडिट कर लेगा, ये क्रेडिट नोट भेज देगा। अच्छा। इधर क्रेडिट करने का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा मतलब है ना, इधर क्रेडिट करने का, अब जैसे तुमने उसके अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मैंने 20,000 तुम्हें नहीं दे ले, तो वो यहाँ पे तुम्हारे अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि वो भी तो रिकॉर्ड करेगा कि अब मुझे अच्छा। इस आशीर्वाद अभी बंदे से जो पहले 1 लाख मिल रहे थे, 20,000 नहीं मिल रहे। तो पहले अगर मेरा एसेट 1 लाख का था, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख का था, तो वो 20,000 से कम हो गया, और अब मुझे इससे कितने पैसे मिल रहे हैं, 80,000 मिल रहा है। तो जब तुमने उसके अकाउंट को डेबिट किया, ये बताने के लिए कि भाई मेरी तरफ से जो लाइबिलिटी है, मैं आपकी लाइबिलिटी को कम कर रहा हूँ, तो उसने भी ये बता दिया कि हाँ जी, मेरी तरफ जो आपका एसेट बनता था, या फिर जो आपसे 1 लाख मिल रहे थे, पहले भी उसको कम कर दिया है। मैं ये मानता हूँ कुछ गुड्स फॉल्टी थे, तो आपको उसके बदले के पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो सही है। दैट्स हाउ ये पूरा तो जो इधर क्रेडिट और सिस्टम। डेबिट नोट का एडवांटेज क्या है, मतलब एक तो लेजर एडवांटेज अकाउंट कोई में नहीं है तो आ भाई, रहा है। अब भाई एडवांटेज कोई नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन विल बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट। परचेज और सेल्स इनवॉइस का क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर कुछ सेल्स हुई है, तो इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली, कि भाई ताकि अगर आप जब अपनी बुक्स ऑफ प्राइवेट की में 2 लाख रुपए लिखो, तो 2 लाख रुपए के आगे परचेज के आगे परचेज इनवॉइस लगा सको, कि हाँ भाई ये परचेज इस जगह से, ये इनवॉइसेस की यहाँ से परचेज किया है। सिमिलरली कुछ सेल कर रहे हो, तो उसके साथ सेल्स इनवॉइस लगा सको। तो इसी तरीके से जब तुम ये डबल एंट्री अपने पास बनाओगे, तो डबल एंट्री बनाने के लिए तुम्हें तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तुम ऐसी थोड़ी रिटर्न दिखा दोगे। वह अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो हम्म। फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ पे लिख दो 20,000 से मैंने गुड्स रिटर्न करा दिए, और पता चला तो 20,000 के गुड्स अपने घर ले गए हो। तो जो आपके पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सही से मेंटेन करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई भाई ये गुड्स अपने घर नहीं लेके गया, पहले वाकई मिस्टर एक्स को ये गुड्स रिटर्न कराए, ये रहा उसका डेबिट नोट, और उसके साथ फिर जो उसकी तरफ से क्रेडिट नोट आया होगा वो भी अटैच करोगे, दिखाने के लिए कि भाई पूरी जो हमारी मेरी परचेज रिटर्न है मैंने वो करी है, डेबिट नोट भी भेजा है, और उसके बदले में मेरे पास क्रेडिट नोट भी रिसीव हुआ है। सही है। ठीक है, क्लियर हो गई, अब ये बात भूलना नहीं भाई, ये बात हाँ। दोबारा आएगी नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, बहुत ही अनलाइकली की बात है, लेकिन ये बात रियल लाइफ के अंदर, या जब तुम मोर कॉम्प्लेक्स में भी शायद एएस और ए2 के बाद जब कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें करने लगो, तो ये बात शायद डेबिट नोट क्रेडिट नोट है। तो तुमने ये चीज याद रखनी है कि तुमने देख रहा है कि मैं लाइबिलिटी के ट्रेड पेबल के अकाउंट को या ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को अपने क्या कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से
नोट भेजा जाएगा। तो तुम अगर अपने कभी बिजनेस बैठ के ये कर रहे हो कि यार रिटर्न के साथ डेबिट नोट भेजू या क्रेडिट नोट भेजू, तो तुमने बस ये देख लेना है कि यार मैं जिस बंदे को नोट भेज रहा हूँ उसके अकाउंट को मैंने क्या करना है। उसके अकाउंट को डेबिट करना है तो डेबिट नोट भेज दूंगा, और उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट नोट भेज दूंगा। तो इस तरीके से तुम कभी भी गलत नोट नहीं भेजोगे। समझे बात को? हम्म। तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट नोट हो गया। देन आपके पास, क्योंकि जब क्रेडिट टाइम पीरियड खत्म होगा तो अगला बंदा आपको चेक से पेमेंट करेगा। इस केस में आशीर्वाद कंपनी जो है वो मिस्टर एक्स को, ठीक है अब 1 लाख तो नहीं देगी, लेकिन 80,000 की जो पेमेंट है वो करेगी। तो आपका जो डॉक्यूमेंट यूज होगा उसको हम कहते हैं चेक काउंटर फॉइल। चेक काउंटर फॉइल, देखो चेक के थ्रू तो पेमेंट आप कर दोगे, लेकिन तुमने देखा है चेक जब आप फाड़ते हो तो उसका लेफ्ट पे एक जो साइड में व्हाइट कलर की एक जगह रह जाती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है टू, और अमाउंट लिखी भी होती है और डेट लिखी भी होती है। पर्सनल चेक बुक्स के अंदर भी ये सब होता है। तो वो जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना, जो चेक बुक के अंदर रह जाता है आफ्टर यू हैव कॉल आउट द चेक, जब आप चेक फाड़ लेते हो उसके बाद भी, तो उसको हम कहते हैं चेक काउंटर फॉइल। अब पर्सनल डे टू डे ट्रांजेक्शन के अंदर तो हम उसकी जगह रिकॉर्ड नहीं करते कि यार हमने किसको अमाउंट दिया क्या दिए, क्योंकि हमारे पर्सनल चेक बुक है ना, हमारी मर्जी जिसको दे, और हमें कोई ऐसा रिकंसाइल या मतलब उसको दोबारा देखने की जरूरत भी ना पड़े, जहमत भी ना करें हम लोग। लेकिन बिजनेस जो कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो चेक काउंटर फॉइल भी मेंटेन करता है, और उसको ये दिखाना होता है कि भाई अगर 1 लाख रुपए का कहीं पेमेंट गई है चेक के थ्रू, तो वो उसका चेक काउंटर फॉइल उसके साथ लगा के रखेगा, ताकि एट द ईयर एंड अगर कोई अकाउंटेंट को ये कहे कि भाई ये 1 लाख रुपए तो तुमने चेक काट के अपने घर ले गए, तो वो दिखाएगा नहीं भाई ये रहा चेक काउंटर फॉइल, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है कि किस डेट को कितनी अमाउंट किस बंदे को गई है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक सगेत प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये पेमेंट जो है वो कंपनी ने मिस्टर एक्स को करी है। देन पेमेंट चेक, चेक काउंटर फॉइल के बाद आपके पास यू हैव द रिसीट। रिसीट का डॉक्यूमेंट कब यूज होगा, वंस द पेमेंट इज रिसीव बाय, जब आप मिस्टर एक्स को पेमेंट रिसीव हो जाएगी, विल सेट अ रिसीट, और रिसीट के साथ साथ वो आपको दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या थी, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर वो बताएगा कि भाई अब क्योंकि आपने मुझे जो 1 लाख रुपए दे रहे थे वो 1 लाख रुपए पे कर दिए हैं, सो नाउ यू डोंट ओwe मी एनी मनी, और उसके साथ साथ रिसीट आ जाएगी कि हाँ भाई मुझे पैसे क्या हो गया, रिसीव हो गया। जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप कैश पे कुछ खरीदते हो तो आपको डायरेक्टली रिसीट ही मिलती है, फिर आपको इनवॉइस नहीं मिलती। लेकिन अगर आप क्रेडिट पे खरीदते हो तो पहले आपको इनवॉइस मिलेगी, एंड देन जब आप पैसे पे कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको रिसीट मिलेगी। देन रिसीट के बाद वी हैव पेइंग इन स्लिप। पेइंग इन स्लिप बेसिकली होती है कि जब आप कैश डिपॉजिट कराते हो ना, जिसको आप डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं, आप जबाल के अंदर हम लोग उसको डिपॉजिट स्लिप से रेफर करते हैं। तो जब भी आप बैंक के अंदर पैसे जमा कराओगे तो उसके लिए पेइंग इन स्लिप होती है, वो यूज करनी होती है। तो कभी भी जैसे आपने कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री बनाते हुए भी देखी थी कि कैश ट्रांसफर इनटू बैंक अकाउंट, तो वो $700 $1,000, तो अब वो क्या है कि जब आपने कैश ट्रांसफर करा दिया है तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो उसकी पेइंग इन स्लिप है, जिसको हम लोग नॉर्मल जबाल के अंदर डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, वो सर आपने टेकन आउट रिकॉर्ड में में पेइंग इन मेंटेन स्लिप कैसे? रखनी है। एंड देन नहीं नहीं, जब आप जब आप डिपॉजिट करा रहे हो या इवन जब आप निकाल रहे हो, निकालते वक्त तो देखो जमा कराते वक्त आपके पास डिपॉजिट स्लिप होती है, और जब आप निकाल रहे हो तो फिर आपके पास लेट से आपने डिपेंड करता है कि आपने निकाले कैसे। अगर तो आपने चेक के थ्रू डाल के निकाले तो आप चेक काउंटर फॉइल मेंटेन कर लोगे। लेकिन अगर लेट से मैं कहता हूँ एटीएम के थ्रू निकाले कुछ पैसे, तो फिर व्हाट यू हैव टू डू, कि आपने जो है ये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू निकाले। इस तरीके से पेमेंट निकालने के भी कंपनीज के पास तो मल्टीपल तरीके होते हैं। तो जिस भी तरीके से आपने पैसे निकाले उसका जो भी रिसीट आई है, जैसे एटीएम से ही पैसे निकालते हो तो यू हैव द ऑप्शन फॉर रिसीट, तो उसकी रिसीट आप मेंटेन करोगे। या अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बना के कोई ड्राफ्ट या पेमेंट ड्राफ्ट बना के कोई रिसीट निकाली है तो जो पेमेंट ड्राफ्ट की कॉपी है वो मेंटेन करोगे। सो जस्ट रिमेंबर कि पेइंग इन स्लिप का वर्ड थोड़ा सा जेनेरिक है, जो कि यूज होता है कि जब भी बैंक के अंदर कोई पैसा डाला जा रहा है, अब पैसा निकाला जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको मेंटेन करना है, दैट इज नोन एज पेइंग इन स्लिप। एंड द लास्ट वन इज वेज रूल। वेज रूल बहुत सिंपल है। आपका जितने भी जो लेबर को आप पेमेंट देते हो उसका हिसाब किताब है, आपके जो वर्कर्स है उनकी जो सैलरीज वगैरह का हिसाब किताब है, हम्म। दैट इज मेंटेन्ड इन दी वेज रूल। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होगा, 12 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए कि भाई कब कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है। इसमें से जो मेजरली आपके यूज होता है, एक डेबिट क्रेडिट कोड अक्सर इस्तेमाल हो जाता है, आपका रिसीट का डॉक्यूमेंट अक्सर वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, और आपका परचेज और सेल्स इनवॉइस का वर्ड अक्सर इस्तेमाल हो रहा होता है। पता तो आपको ऑब्वियसली सारे होने चाहिए, लेकिन सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ तो ये 4-5 वर्ड्स है जो कि आपको अक्सर जगहों सर पे चेक मिल जाते चेक हैं। काउंटर फॉइल रिपीट कर सकते? चेक काउंटर फॉर, या आप चेक बुक देखिए है ना, चेक फाड़ते हो तो उसके लेफ्ट पे एक जगह पोर्शन रह जाती है, देखा ही नहीं देखा, अगर हाँ नहीं हाँ देखा तो अभी हाँ आज हाँ। जाके अब्बू से कहना। और वो वहां जगह देखा पे है लिखा देखा है। हुआ होता है टू, अबाउट, डेट, उस जगह वो सारी चीजें लिखी हुई होती है, किसको पैसा दिया, कब पैसा दिया,
इसलिए पैसा दिया। तो बिजनेस वो उस जगह को मेंटेन करते हैं ताकि वो जब बाद में एंड पे जब वो देखें कि भाई अगर लेट से 1 लाख रुपए का चेक काटा हुआ है तो उनके पास वो चेक काउंटर फॉइल से जाके क्रॉस चेक कर सके कि हाँ भाई ठीक है 1 लाख रुपए का चेक अगर इस बंदे को लिखा हुआ है दिया है तो बाकी चेक काउंटर फॉइल के अंदर भी लिखा हुआ है कि हाँ ये पैसे इशू हुए, पैसे दिए गए। तो वो उससे ये कि वेरिफिकेशन हो जाती है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट टू वेरीफाई कि जो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है क्या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर मौजूद है तो वेल एंड गुड है, अगर मौजूद नहीं है तो इट क्रिएट्स अ ग्रे एरिया कि भाई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मौजूद, क्या बिजनेस के अंदर इतनी कोताही हो रही है कि एक पेमेंट हो गई 2 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की पेमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं होता, आपको हर चीज मैंने आपको बताया कि इवन जो 50,000 का एनुअल डिनर था उसका भी जो बिल है वो आपको मेंटेन करना होता है। ये सब क्यों करना होता है सर? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जब ऑडिटर आते हैं ना, ऑडिटर होते क्या है सर, देखो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सारा अकाउंटिंग प्रोसेस मेंटेन करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर बाहर से कुछ लोग आते हैं जिसको हम लोग ऑडिटर कहते हैं, ये देखने के लिए कि भाई ये जो कॉर्पोरेशन कह रही है कि इसका इतने का प्रॉफिट है, इसका ये हिसाब किताब है, क्या ये जेन्युइन है भी या नहीं है। तो वो ऑडिटर सारी चीजों को बांटता है कि भाई ये तुमने 50,000 लिखे, इससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ला के दो, ये 1 लाख रुपए तुमने लिखे, इससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ला के दो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं ला के दोगे तो वो फिर तुम पे शक करेगा और फिर उसकी जो सारी चीजें होती है वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। इट्स अ वेरी डिटेल प्रोसेस। इनफैक्ट ये एक पूरा का पूरा एक कहानी होती है कि इसको किस तरीके से किया जाता है। बट राइट नाउ शॉर्ट पार्ट जस्ट यू शुड जस्ट वो कि भाई ये सब हाँ मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिटर आके सब कुछ चेक करेगा। और इवन चेक नहीं भी करेगा तो अपनी बिजनेस की परफेक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको सही से मेंटेन करने के लिए भी हमें डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास मेंटेन करना चाहिए। सर, आपने एंड में क्या शॉर्टकट लिखा है? यार डेबिट ये नोट इशूड इज परचेज रिटर्न। यार ये शॉर्टकट जो है ना इससे तो तुम गुरेज ही करो। पहले तुम्हें बहुत डिटेल में समझा दिया, ये पहले जिसके लिए लिखा हुआ है, जिस बच्चे को मैं ये ना समझाऊं उसके लिए उसको मैं कहता हूँ ये याद रख लो। तो बेसिकली एक्चुअल में तुम्हें तो चाहिए कि तुम ये जो लॉजिक मैंने दिया ऐसे याद रखो, वरना जो दूसरी तो हम्म। जो शॉर्टकट है वो ये लिखा हुआ है कि भाई जब डेबिट को इशू कर रहे हो तो आपकी परचेज रिटर्न ही हो रही है, क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपका सेल रिटर्न हो रहा है, अगर आपको क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो वो भी परचेज रिटर्न है। क्योंकि देखो ना, आशिर को जब मिस्टर एक्स ने क्रेडिट नोट भेजा तो मिस्टर एक्स ने तो क्रेडिट नोट सेंड किया तो मिस्टर एक्स ने सेल रिटर्न रिकॉर्ड की, लेकिन आशिर को क्रेडिट नोट रिसीव हुआ तो जब आशिर को क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो भी आशिर की तो परचेज रिटर्न ही हो रही है ना। तो ये देख लो क्रेडिट नोट रिसीव में लिखा हुआ है कि वो परचेज रिटर्न ही है। और जब आपका लेट्स से डेबिट नोट रिसीव हो रहा है, जब मिस्टर एक्स को आशिर की तरफ से डेबिट नोट रिसीव हुआ होगा तो मिस्टर एक्स के लिए तो स्टिल परचेज रिटर्न ही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई आपका अगर डेबिट नोट रिसीव हो रहा है तो वो भी सेम रिटर्न है, फिर आप उसके बदले में क्रेडिट नोट इशू करोगे वो भी सेम रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेबिट नोट अगर इशू हुआ है तो वो परचेज रिटर्न है, रिसीव हुआ है तो वो भी, अगर क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो वो भी परचेज रिटर्न ही है। लेकिन सर, आई दोनों वुड किस तरह हो रहे दो लो बेटा इस तरीके, दो लोग इस तरीके से क्या हो रहा है। हैं? मतलब जब एक दफा सेल की उसने अरे भाई तुम तो देखो उसने जब क्रेडिट मिस्टर नोट बेचा। जब मिस्टर आशिर ने मिस्टर एक्स को डेबिट नोट भेजा तो आशिर ने परचेज रिटर्न हम्म। रिकॉर्ड कर ली। अब लेट से अगर अच्छा, सवाल के पहले ही अंदर हुआ थोड़ा सही। सवाल के अंदर थोड़ा घुमा के आ रहे, सवाल के अंदर ये लाए कि आशिर ने डेबिट नोट भेजा है, बल्कि ये आ रहा है कि आशिर को क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है। तो भाई आशिर को अगर 1200 का क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो वो भी परचेज रिटर्न ही है, क्योंकि आशिर ने पहले डेबिट नोट भेजा होगा मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने उसके बाद आशिर को क्रेडिट नोट भेजा। तो अगर सवाल के अंदर सिर्फ क्या आ जाए कि आशिर को क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है 1200 का, तो अब आशिर को ये, अब आप अगर आशिर के बुक्स को लेकर अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप ये नहीं लिख दोगे कि वो सेल रिटर्न हो गया क्योंकि क्रेडिट नोट था, नहीं। क्योंकि वो क्रेडिट नोट भी अगर रिसीव हो रहा है तो वो इसी वजह से रिसीव हो रहा है कि आपने पहले डेबिट नोट इशू किया है, और डेबिट नोट इशू करने का मतलब ये कि आपने परचेज रिटर्न कराई थी। तो दैट इज वाई ये रिटर्न है कि अगर कभी, क्योंकि कभी कभार सिर्फ ये आता है कि बंदे को डेबिट नोट रिसीव हुआ है या क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है, तो आपको पता होगा भाई अगर डेबिट नोट अच्छा। रिसीव हुआ है तो उसका मतलब सेल रिटर्न है, और अगर क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो उसका मतलब परचेज रिटर्न है। तो ये बोलेंगे सही अगर है, तुम्हारी सही। मेमोरी अच्छी है तो तुम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मेरी नजर में तो लॉजिक हमेशा जो है वो क्या कहते हैं सिंबॉलिक्स और शॉर्टकट्स को सरपास करती है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड बिल्कुल कि तुम बिल्कुल। डबल एंट्री के थ्रू ही इसको याद रखो। मैंने तुम्हें काफी डिटेल में समझाया है ताकि तुम्हें और तुम्हारे जहन में बैठ जाए बात क्या तो। अच्छा, सो वी कीप द क्लास ओवर हियर आशिर। हमारी एक चीज रह गई ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लेकिन वो आप लोग अच्छा लग है कि अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज की जो दो चीजें हमने ठीक है। कवर अप की है इसमें कोई इशू तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। नहीं। चलो परफेक्ट। तो फिर आप ये है कि जो डबल एंट्रीज ही थी ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, इसको रिवाइज कर अच्छा, लेगा। जो लेकिन टॉप पे फ्लो चार्ट है इसको क्या बस पढ़ना है? ये तो मैं मतलब आपको जो ऑलरेडी करवा चुका हूँ ना, डिस्काउंट्स है। ये तो मैं करवा चुका हूँ ना डिस्काउंट का। हाँ बस इसको पढ़ लेंगे सर, हम बल्क परचेज क्यों करते हैं ट्रेड डिस्काउंट में? राइट। ये तो भूल गए कि आप जब हम बड़ी परचेज करते हैं तो मैंने एक आपको बताया एक पे था। नहीं मिलता। नहीं था एक पे एक कहा था। QTY पे नहीं मिलता। एक क्वांटिटी पे क्यों मिलेगा, बल्क परचेज जब करोगे तब ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ना। एक यूनिट खरीदो तो लिस्ट प्राइस पे तुम्हें मिलेगा, याद है लिस्ट प्राइस सारा कुछ बताया था।
ये भी जब हम लोग शुरू में कर रहे थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कर रहे थे इधर, तो डिस्काउंट की सारी सर बात मगर हमने ऐसा करी भी है। तो पॉसिबल हो सकता है ना कि एक तो उस पे हो ट्रेड क्या है डिस्काउंट। कुछ नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाई ट्रेड डिस्काउंट मिलता ही बल्क परचेज पे, तुम 1 यूनिट खरीदो तो किस बात की बल्क परचेज, बल्क परचेज दिए तो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप बल्क में खरीदोगे तो ही आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट हो सकता है आपको 1 यूनिट खरीदने पे मिल रहा हो, क्योंकि अगर आप जल्दी पेमेंट कर दो तो हो सकता है आपको कैश डिस्काउंट देते हैं। लेकिन आप अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट चाहिए तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो आपको बल्क में बात करना पड़ता सर मतलब शॉपिंग मार्केट में अगर किसी एक चीज पे तो वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। सॉरी क्या? है। कैसे? जैसे शॉप ग्रोसरीज के लिए जाते हैं तो हाँ एक हाँ। चीज पे अगर डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है क्या? ज्यादा बल्क अगर नहीं है मतलब एक चीज पे। अगर आप लिखा हुआ है कि 50 रुपए की जगह 45 रुपए का ले लो तो उसको डिस्काउंट को कह रहे हाँ हो? हाँ हाँ, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं यार है। बिजनेस थोड़ी वो सब खरीदता है। बिजनेस तुम्हें क्या लगता है जाके 1 यूनिट खरीदता है? वो तो तुम एज ए कस्टमर खरीद रहे हो ना। जो तुम हाँ ग्रोसरी स्टोर की बात कर रहे हो वो तो तुम एज अ कस्टमर खरीद रहे हो, तो तुम एज अ कस्टमर तो वैसे भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। या घर जाके तुम अपने अकाउंट के अंदर लिखते हो कि इतने से डिस्काउंट मिला तो जनाब इतने से डिस्काउंट करके इतने से कैश मिलेगा, तो ऐसा कुछ करते नहीं होगा। तो वो तो नहीं आपका नहीं। वो बल्कि नहीं होता, उसके पीछे तो मल्टीपल रीजन होते हैं। इट्स नॉट आइदर कैटेगराइज्ड एज वन डिस्काउंट और अच्छा अगर कंपनी क्या है, तुम ये कहोगे सर कंपनी से पर चले हम तो इंडिविजुअल, कंपनी तो स्टिल अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रही है ना। कि अगर एक चिप्स की कंपनी ने जो है वो लगाया हुआ है कि लेट से 50 रुपए के चिप्स अब 40 रुपए के, वो 10 रुपए का जो डिस्काउंट है, कंपनी उसको कैसे रिकॉर्ड करेगी? कंपनी उसको पर डिस्काउंट हाँ। रिकॉर्ड करेगी या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेगी? तो एक बात याद हम्म। रखो कि आपकी ये जो डिस्काउंट ज्यादातर लगे हुए होते हैं सुपर स्टोर्स पे लगते हैं। आप देखो जो कंपनी है ना, लेट से अगर वो चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है उसका कस्टमर तुम नहीं हो, उसका कस्टमर वो जो क्या कहते हैं, जो वेयर जो भी तुम्हारा वो स्टोर है जिसने उससे गुड्स खरीदे वो उसके लिए कस्टमर है। क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्टली माल नहीं बेच रही। लेट्स से अगर प्रिंगल्स कंपनी है तो प्रिंगल्स कंपनी तुम्हें डायरेक्टली माल नहीं बेच रही। प्रिंगल्स कंपनी जो है वो डिफरेंट मल्टीपल सुपर स्टोर है। लेट्स से मेट्रो है तो मेट्रो को माल बेच रही है। तो अब मेट्रो को वो माल बेचते हुए अगर लेट्स से कुछ डिस्काउंट इस तरीके का ऑफर करती है, और फिर वो मेट्रो वाले अगर लगाते हैं कि जी आप अपने कस्टमर्स के लिए कि आप ये 50 का आपको जो चिप्स का पैकेट है ये 40 का दे रहा है, तो देखो मेट्रो वालों का जो ताल्लुक है वो कस्टमर आपसे है, और जो कंपनी जो एक्चुअल कंपनी है प्रिंगल्स वाली वो उसका ताल्लुक मेट्रो से है। तो अगर वो मेट्रो को बल्क के हाँ ऊपर दे रही है कि भाई आप उससे अगर 1000 यूनिट ले लो तो मैं आपको जो नॉर्मल बैच को आपको 45 पे देती हूँ, आप 40 पे दे रही हूँ, तो वो ट्रेड चलो डिस्काउंट है। और अगर उसके लिए वो सही है। कहती है कि अगर जल्दी पेमेंट दोगे तो फिर और इतना डिस्काउंट है, वो उसके लिए कैश डिस्काउंट है। अब मेट्रो वाले तुम्हें ये लगा के दे रहे हैं कि 50 को काट के उन्होंने लिखा हुआ है 45 या 40, वो कह रहे हैं कि 40 का ले लो। तो मेट्रो वाले को उसको उसके लिए सिंपली वो सेलिंग प्राइस ही है, उसको वो एज सच ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम कहोगे नहीं सर क्लासिफाई करना ही करना है, तो वो कैश डिस्काउंट होगा ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो वो ऑब्वियसली ट्रेड तो डिस्काउंट ट्रेड होगा। होगा। क्योंकि क्यों ट्रेड होगा? सही है। क्योंकि उसके लिए भी जो क्या कहते हैं जो प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं है। सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिटेबिलिटी हो, जो सेलिंग प्राइस डिटरमाइंड हो रही है वो आफ्टर द डिस्काउंट हो रही है। समझ रहे हो? क्योंकि आपने बोला हाँ था जो हाँ ट्रेड हाँ। डिस्काउंट होता है वो बिफोर दैट डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग और परचेज प्राइस डिटरमाइन होता है। तो अगर उन्होंने 40 का लिखा हुआ है तो वो तुम 40 का ही ले रहे हो, तो उससे पहले जितना भी उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, $50 भी खुला वेव ऑफ कर दिया हो, जितना भी वेव ऑफ कर दिया वो सब ट्रेड डिस्काउंट के अंदर चला जाएगा। अगर तो उसको उन्होंने ठीक है। मेंटेन करना है तो दे कैन मेंटेन इट एज अ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक अच्छा है। सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यार, यही सारी जो आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लेजर वगैरह सब मिला के ना, इसके लिए एक शॉर्ट अगर वर्ड यूज किया ओ जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है। सारी जो चीजें आपकी सही। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। सही है। ठीक है। एवरीथिंग क्लियर? जी जी सही। चले तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे। ध्यान रखिए आपका। वापस। ओके, अल्लाह हाफिज।